वॉइस आ रही है आप सभी को? यहाँ पे वॉइस आएगी, वहाँ पे देखो एक यहाँ पे है कैमरा चीज को। अरे यार सर की क्लास अभी तो हम लोग आ गए। नहीं तो फिर हेलो सर भाई, चलो भाई आ गए हैं। इसे कन्वर्ट करके मैं आपको दे देता हूँ। जी सर, यहाँ पे बोलोगे। हेलो हेलो जी सर, वॉइस आ रही है सभी को? बोलोगे थोड़ा तेज। हेलो बच्चों, देखिए माइक सही है, आवाज जा रही है? हाँ जा रही है सर, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू टेक माय क्लास, ओके। सो हेलो बच्चों, मेरा नाम है आशुतोष चतुर्वेदी और मैं आप सभी को आपके लखनऊ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। और आज मैं अपना पहला वीडियो आप लोग को डिलीवर करने जा रहा हूँ, पहला लेक्चर, और वो है लॉ के रिगार्डिंग, लॉ के सब्जेक्ट में। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि लॉ क्या होता है, एकदम बेसिक समझेंगे। मतलब बेसिक समझ रहे हो ना, कि अगर 12th से जस्ट आप पास आउट हुए हो और आपको लॉ के बारे में कुछ नहीं पता है, तो भी मैं आपको आज लॉ के बारे में बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, मेरा नाम है आशुतोष चतुर्वेदी और मैं आप सभी को आपके लखनऊ एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करवाने वाला हूँ। ठीक है, और इसके बाद हम हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, जिसका टीचर मैं हूँ। और पहले हम लीगल जो बेसिक नॉलेज है लीगल में वो कवर करेंगे, उसके बाद हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और ये जो लाइव क्लास है बच्चों, इस लाइव क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक रिमाइंडर देना चाहता हूं। और वो रिमाइंडर ये है बच्चों, कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको क्रैक कर पाए। देखिए, अब लॉ में सिर्फ 160 सीटें हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में। अब उस 160 सीट के लिए 8000 से भी प्लस जो स्टूडेंट है वो क्लेम करते हैं। अब उस एंट्रेंस एग्जाम को पहले तो करना बहुत आसान था, पहले क्रैक कर हो जाता था, लेकिन अब बेटा एक एक नंबर की वजह से जो है चीजें बदल जाती है, हेर फेर हो जाता है और आपको सीट नहीं मिल पाती है। तो मेरा आप सभी से यही सलाह है कि अगर आप चाहते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम को आप क्या करें, क्रैक करें और अच्छे मार्क्स लाएं और अपना सीट जो है वो बुक कर लें, एकदम कंफर्म कर लें, तो एलयू अपडेट जो एप्लीकेशन जो इन्होंने प्रोग्राम चलाया है लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उसको खुद तो आप लिए ही हैं, आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि हाँ, ये एलयू अपडेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, क्या पढ़ना है, एमसीक्यूज लगवाएंगे, सारी चीजें इसमें कवर की जा रही है। तो ये आपकी ड्यूटी है कि इस पूरे कोर्स को कैसे फैलाना है, इस कोर्स को वहां तक ले जाना है जहां तक आप ले जा सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त है, सगा संबंधी है, आपका पड़ोसी है, उसको क्या करें, इस प्रोग्राम के बारे में, इस बैच के बारे में बताएं कि अगर आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है तो आप एलयू अपडेट के द्वारा जो ये प्रोग्राम चला जा रहा है लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उसको इनरोल करें, उसको लें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हम अपना पहला जो क्लास है बेटा, लॉ क्या होता है, लॉ का पर्पज क्या होता है, लॉ क्यों बनाया जाता है, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, इस लाइव क्लास में। ठीक, तो जल्दी से जल्दी इस लाइव क्लास को शेयर कर दीजिए अगर आप किसी अपने फ्रेंड को जानते हो या फिर आप चाहते हैं कि और भी व्यूअर्स आए, तब हम लोग इस लाइव क्लास को शुरू करें। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको अभी पूछ लीजिए, अगर आपके मन में कोई डाउट है
अदरवाइज मैं एक बार क्लास को स्टार्ट कर दूंगा तो मैं पढ़ाता ही रहूंगा, अपना फ्लो मैं बिगाड़ करके आपको रिप्लाई नहीं दूंगा। मैं अभी आप क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे देता हूं, ठीक है। उसके बाद जो भी टॉपिक में पढ़ाऊंगा उसके लास्ट में आप उस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं और आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू दैट क्वेश्चन, ठीक है। चलो, अंश जायसवाल, एनी क्वेश्चन? If no, then I have to start my class. Understand? Now, what is law? My first question to all of you that what is law? चलिए बताइए, आप कानून से क्या समझते हैं? अगर आपको नहीं पता है तो लॉ एक ऐसा सिस्टम होता है नियमों का, किसका? नियमों का, सिद्धांतों का और ऐसे स्टैंडर्ड्स का, कंडक्ट का होता है जो रिकॉग्नाइज करता है और इन्फोर्स करता है स्टेट, ठीक है। अब कानून को का काम क्या है? कानून का काम है सोसाइटी में ऑर्डर और पीस को मेंटेन करके रखना। अब पीस, शांति, ऑर्डर मतलब चीजें जो जैसी है वैसे चलती रहे, कोई जंगल राज ना हो, इसीलिए कानून बनाया गया। अब क्या कह रहा है? लॉ क्या है? सिस्टम ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स, system of rules, principles and standards of conduct recognized and enforced by the state to regulate human behavior within a society। मतलब हमारे समाज में एक इंसान, एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे बिहेव करेगा, उसका कंडक्ट यानी कि उसका बोलने चालने का या फिर कुछ भी करने का कैसा तरीका होगा, ये स्टेट डिसाइड करेगी। एक सिस्टम ऑफ रूल्स यानी कि नियमों का एक सिस्टम होता है लॉ। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, कि ये सिद्धांत स्टेट निर्धारित कर देगी और इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर पूरे समाज को चलना होगा। और अगर उस सिद्धांत पर कोई व्यक्ति समाज का नहीं चलता है तो वो कानून के खिलाफ जाता है, और जब कोई व्यक्ति कानून के खिलाफ जाता है, एज यू ऑल नो दैट ही हैव टू फेस रिग्रेस इंप्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन that has been imposed by the state by formulating the law, ठीक है। आगे जब, अभी तो मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं, आगे मैं आपको भारतीय न्याय संहिता के बारे में भी कुछ बता दूंगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में बता दूंगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में बता दूंगा। ये हमारे क्रिमिनल लॉ है। क्रिमिनल लॉ के 3 मेजर ब्रांचेस हैं, पहला एविडेंस, दूसरा प्रोसीजरल लॉ और तीसरा आपका इंडियन पिनल कोड, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो लॉ समझ गए? लॉ क्या है बेटा? सिस्टम ऑफ रूल्स है, प्रिंसिपल्स है और ये कंडक्ट के स्टैंडर्ड्स को सेट करता है। अब कंडक्ट के स्टैंडर्ड्स मतलब क्या हुआ कि मैंने कहा ना, स्टैंडर्ड मतलब होता है कोई एक मापदंड, मतलब मापदंड मतलब कोई एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है कि हाँ इस सोसाइटी में ये व्यक्ति को ऐसे रिएक्ट करना है, अगर ऐसा होता है तो, या फिर कुछ हुआ उसके साथ तो ऐसे रिएक्ट करना है। अब अगर आपको कोई एक तमाचा मार देता है और आप उसका कत्ल कर देते हैं, कत्ल मतलब मर्डर कर देते हैं, तो क्या ये स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट के अंडर आ रहा है? मतलब क्या ये लॉ ने आपको हक दिया है कि भैया अगर आपको कोई तमाचा मार रहा है तो आप कुछ भी कर सकते हो? नहीं, ये लॉ के अगेंस्ट जाएगा। अब लॉ क्या कहता है? लॉ ने सेट किया है कि अगर आपको कोई चाटा मारता है तो आप उसकी रपट लिखवा दो, एफआईआर कर दो, पुलिस के पास जाओ, कंप्लेन करो। ये है, और यही चीज जो व्यक्ति नहीं करता है समाज में, जो अपने से कुछ भी करने लगता है, स्टेट के द्वारा बनाए गए नियमों का जो पालन नहीं करता है, वो कानून के खिलाफ जाता है, ठीक है। समझ में आया लॉ क्या होता है? चलिए बताइए सब लोग, लॉ क्या होता है, समझ में आया? क्विकली जल्दी से। बच्चों, लॉ क्या होता है, लॉ का मतलब क्या होता है, ये समझ में आया? ओके, अर्जुन सिंह सेइंग यस, अंश, ओके। क्या हमको आगे बढ़ना चाहिए बच्चों? ठीक है, समझ में आ गया। नाउ अब मैंने क्या बताया था आपको डेफिनेशन में बच्चों कि लॉ क्या होता है?
सिस्टम ऑफ रूल्स होता है, सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स होता है, और स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट होता है जिसको रिकॉग्नाइज्ड और इन्फोर्स, इन्फोर्स मतलब होता है लागू करना, इन्फोर्स मतलब लागू करना। कौन लागू करता है? स्टेट। स्टेट आप ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बॉम्बे, दिल्ली, सॉरी दिल्ली नहीं, बॉम्बे, राजस्थान, तमिलनाडु, ऐसा वाला स्टेट नहीं। स्टेट मतलब होता है एक कंट्री। यहाँ स्टेट रिजेंबल्स अ कंट्री, ठीक है। तो एक देश जब किसी रूल्स या प्रिंसिपल या फिर स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट को रिकॉग्नाइज करती है, पहले तो रिकॉग्नाइज करती है, दूसरा उसके बाद उसको लागू करती है, इन्फोर्स करती है। अब वो रूल्स क्या हो सकते हैं? These rules are authoritative। अब जो रूल्स या प्रिंसिपल या स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट स्टेट ने डिसाइड किया है या रिकॉग्नाइज किया है या इन्फोर्स किया है, वो रूल्स अथॉरिटेटिव होते हैं। अब बेटा अथॉरिटेटिव का मतलब होता है कि अगर स्टेट ने, देश ने, कंट्री ने क्या कर दिया, डिसाइड कर दिया किसी रूल या किसी प्रिंसिपल को, तो वो अथॉरिटेटिव हो जाते हैं। अथॉरिटेटिव मतलब क्या होता है? बैक्ड बाय स्टेट पावर, कि अगर किसी रूल को निर्धारित कर दिया गया है तो आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते। और इसी सेंस में भी कहा है कि these rules are authoritative in nature। अथॉरिटेटिव मतलब कि अगर उसका कोई उसके खिलाफ जाएगा तो स्टेट उसको, उसके ऊपर फाइन भी इम्पोज कर सकता है। दूसरा बाइंडिंग। बाइंडिंग मतलब क्या होता है? कि आप जो भी कानून या जो भी सिद्धांत या जो भी स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट रिकॉग्नाइज्ड और इन्फोर्स कर रही है स्टेट, उससे आप बाइंड हो। बाउंड मतलब होता है बाध्य, ठीक है। बाध्य मतलब होता है आप मजबूर हो उस चीज को मानने के लिए। अगर मर्डर कोई करता है तो उसके लिए सजा लाइफ इंप्रिजनमेंट तक है, डेथ पेनाल्टी तक है, मतलब फांसी की भी सजा है। क्या आप कह दोगे कि नहीं हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानते ये सजा, हमने मार दिया क्योंकि उसने मुझे मारा था तो इसलिए मैंने गुस्से में उसको गोली मार दिया, लेकिन जो सजा बताई गई है मैं उसको नहीं मानूंगा? तो आप ये नहीं कह सकते, बिकॉज द लॉ is binding over the people of that country. Understand, the country which recognize the rules, principles and standard of conduct and enforce them are backed by state powers, and it is not optional, it is mandatory, and each and every people living in that country is completely bound by that law. Understand? Now, constitution में कोई रूल अलाउ करना हो तो किनसे परमिशन ले जाती है? कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रूल अलाउ करना हो, बेटा देखो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है वो तो इन्फोर्स होगा ही होगा, उसमें उसको करने, उसको लागू करने का कोई परमिशन ही नहीं है। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन ही एक ऐसा मात्र हमारे देश का है जो जो क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, पर्सनल लॉ और छोटे छोटे जो लॉज आते रहते हैं, पार्लियामेंट बनाती रहती है, वो सारे बेटा कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे आते हैं। अगर इन सारे लॉज में संविधान के दिए गए सिद्धांतों के खिलाफ जाता है तो ये लॉ तुरंत खत्म हो जाएंगे। तो संविधान तो बाबू यहाँ पे है बेटा, एकदम यहाँ पे है, उसके बाद कोई लॉ है। समझ में आया? समझ में आया? हाँ, कोई भी लॉ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे सारे लॉ हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम रूल बुक ऑफ दिस कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन ही इजाजत देती है कि आप क्रिमिनल लॉ के लिए लॉ बनाए, क्राइम के रिगार्डिंग सिविल लॉ बनाए, या फिर पर्सनल लॉ हो गए और सारे लॉ। अगर कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रावधानों के खिलाफ जा रहा है, तो उस लॉ को नल एंड वाइड यानी कि इनवैलिड डिक्लेयर कर देता है आपका सुप्रीम कोर्ट। यही तो जुडिशियल रिव्यू है, यही तो जुडिशियल रिव्यू है। हैव यू एवर हर्ड अबाउट द कांसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू? सुप्रीम कोर्ट देखती है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो तुरंत उसको स्टक डाउन कर देती है, ठीक है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो सकता है, उसके लिए बेटा जब पॉलिटी वाले सर आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे, देन यू विल एबल टू नो दैट हाउ कॉन्स्टिट्यूशन कुड बी चेंज्ड, ठीक है। उसके लिए अमेंडमेंट होते रहते हैं, ठीक है। ठीक है अर्जु सिंह, ठीक है अर्जु, आगे बढ़ूं? चलो, इन्फोर्सेबल थ्रू कोर्ट्स एंड इंस्टीट्यूशन। अब
स्टेट ने किसी रूल, प्रिंसिपल या स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट को रिकॉग्नाइज कर लिया, मतलब मान लिया चलो ठीक है, अगर कोई मर्डर करता है तो उसको ये सजा दी जाएगी, उसको फांसी पे लटका दिया जाएगा, कोई किसी का हाथ पैर तोड़ता है उसके लिए 7 साल की सजा होगी, मान लीजिए। ये तो आपने किसी रूल बुक में लिख दिया। क्या सिर्फ लिख देना ही काफी होता है, सफिशिएंट होता है? नहीं। अब उस रूल को, उस प्रिंसिपल को, उस प्रावधान को कौन इन्फोर्स कराएगा? और वो इन्फोर्स कराने वाली इंस्टीट्यूशन होती है कोर्ट्स। यानी कि कोर्ट हमारी न्यायालय होती है जो कानून को लागू करवाती है। ठीक है, न्यायालय हो गई, आपकी पुलिस हो गई, ये सारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये इन्फोर्स करती है उन सारे रूल्स को जो स्टेट बनाते हैं। ठीक है, नाउ सैंक्शनड बाय पेनल्टीज और रेमेडीज अपॉन वायलेशन। बहुत वही सैंक्शन मतलब इंपोज करना। ठीक है, सैंक्शन मतलब इंपोज करना, लागू करना, किसी के ऊपर कोई चीज थोपना। सैंक्शन बाय पेनल्टीज मतलब अगर कानून का कोई कानून के विरुद्ध कोई काम करता है, कानून के खिलाफ कोई काम करता है, तो बेटा उसके खिलाफ क्या होता है? या तो कोर्ट सजा सुनाती है, या तो कोर्ट उसको सजा सुना देती है, या तो उसके ऊपर पेनाल्टी लगा देती है, मतलब इकोनॉमिक पनिशमेंट दे दी जाती है कि आपको 10,000 रुपए जुर्माने भरने हैं, आपके 1 लाख रुपए जुर्माना भरना है, आपको 5 साल तक की सजा होगी, जेल होगी। ये क्या हो गया? ये आपका आपने कानून का खिलाफ है तो आपको सजा दी गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है बेटा? लॉ के कंपोनेंट्स है कि लॉ अगर बना है तो वो अथॉरिटेटिव होना चाहिए। अगर इनमें से कोई बेटा एक, अच्छा सुनो, मैंने आपको बताया ना कि ये 4 चीजें रूल्स के लिए होती हैं कि अगर मान लो कोई लॉ बना, ठीक है, अगर मान लीजिए वो लॉ स्टेट के द्वारा बैक ही ना हो, मतलब स्टेट उसको सपोर्ट ही ना करे, स्टेट मतलब कंट्री, क्या वो लॉ चल पाएगा? क्या उस लॉ का थोड़ा सा भी महत्व होगा सोसाइटी में? बताइए, चलो बताओ। स्टेट उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है, क्या उस लॉ का थोड़ा सा भी कोई मतलब रह जाएगा? बताओ 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 बताओ। अभी सब बोले ना, मेरे को समझ में आया, चलो बताओ। हेलो शुभम, हेलो। मेरा क्वेश्चन है कि अगर स्टेट ने लॉ बना दिया है और वो लॉ स्टेट के पावर के द्वारा बैक्ड नहीं है, मतलब उस लॉ को स्टेट का सहारा नहीं है, तो क्या वो लॉ थोड़ी सी भी वैल्यू होल्ड करेगा? ओके शुभम, बताइए। चलो मैं बता देता हूं, अगर इन चारों में से कोई एक भी चीज बेटा मिसिंग है ना, गायब है ना एक लॉ में, तो वो लॉ का कोई मतलब ही नहीं। चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूं, एग्जांपल दूं, आप सभी को एग्जांपल दूं, जल्दी जल्दी कीजिए आप लोग कमेंट्स, मैं आपको एग्जांपल दूं, एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि हमारे देश में एक लॉ बना कि कोई भी अगर आईफोन खरीदता है, कोई भी अगर आईफोन खरीदता है तो उसे 2 महीने तक की जेल हो सकती है। लेट्स सपोज ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, बट आई एम गिविंग यू एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट दैट आई वांट टू टेल यू पीपल, अंडरस्टैंड। मान लीजिए ये लॉ आता है कि अगर कोई व्यक्ति आईफोन खरीदता है तो उसे 2 महीने की जेल हो सकती है। तो इस केस में बेटा, और ठीक है ये लॉ बन गया, अब मान लीजिए स्टेट ने उसको बैक ही नहीं किया। स्टेट ने बैक नहीं किया मतलब क्या हुआ कि स्टेट ने कोई मंजूरी नहीं दी, मतलब हमारे देश का जो पार्लियामेंट है उसने इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, इसको पास ही नहीं किया, तो क्या उस लॉ का थोड़ा सा भी मतलब रह जाएगा? नहीं। एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए ये जो लॉ बना था कि अगर किसी ने आईफोन लिया तो 2 महीने की जेल हो सकती है, वो अगर बाइंडिंग ना हो, मतलब आपके ऊपर बाध्य ना हो, ऑप्शनल हो, तो क्या उस लॉ का कोई मतलब रह जाएगा? नहीं रह जाएगा, क्योंकि कोई भी 2 साल की सजा, 2 महीने की सजा क्यों ही करेगा? जब बाध्य होगा, जब बाइंडिंग होगा, तब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, तब तो आपको सजा काटनी ही काटनी है।
बट अगर कोई लॉ बन गया है और वो बाइंडिंग नहीं है इटसेल्फ, तो उसका भी कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब मान लीजिए लॉ बन गया, अथॉरिटेटिव है, मतलब स्टेट ने पास कर दिया, बाइंडिंग भी है, मतलब लॉ बन गया, अथॉरिटेटिव भी है, मतलब स्टेट उसको सपोर्ट भी कर रहा है उस लॉ को, बाइंडिंग भी है, लेकिन जो कोर्ट है वो उसको इन्फोर्स ही नहीं कर रही है, जो पुलिस है उसको लागू ही नहीं कर रही है, तब उस लॉ का कोई मतलब है नहीं। मान लीजिए कोई लॉ बना, वो अथॉरिटेटिव भी है, बाइंडिंग भी है, उसको कोर्ट इन्फोर्स भी कर रही है, लेकिन अगर उस लॉ में कोई सजा ही नहीं है, कोई पेनाल्टी ही नहीं है, तो क्या उस लॉ का कोई मतलब निकलेगा? आंसर इज नो। So the crux of this first phase of my PPT is that a law has to be go through from this 4 point. If one of these points is missing in a law, the law has zero value. Law has zero value. ठीक है, इन चारों में से कोई एक पॉइंट अगर नहीं है बेटा, तो उस लॉ का कोई भी मतलब नहीं। नाउ मैंने जो आपको यहां डेफिनेशन दिया था, ये वाला, ये तो जनरल एंड बेसिक डेफिनेशन है। अब जानते हैं कि लॉ का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, मतलब जो जॉन ऑस्टिन है, ठीक है, एचएलए हार्ट है, इनके द्वारा जो फिलोसोफर्स थे, इन्होंने लॉ को कैसे डिफाइन किया है। आगे बढ़े, बताइए। कोई जवाब ही नहीं दे रहा। मे आई गो अहेड? दूसरी लॉ हो रही है, अगर उस पे स्टेट का अप्रूवल नहीं मिलता है तो क्या लॉ नहीं माना जाएगा? देखो बेटा, अगर जुडिशरी ने कोई जजमेंट में कोई लॉ बना दिया, मतलब रूल बना दिया, बेसिकली वो उसको हम लॉ नहीं कहते बेटा, लॉ नहीं होता है, वो एक रूल होता है। ठीक है, लॉ वही होता है जो पार्लियामेंट से पास होके आता है। समझ में आया अंश जायसवाल? समझ में आया? लॉ वही होता है जो पार्लियामेंट से पास होके आता है। जुडिशरी कभी क्या करती है, कुछ केसेस आते हैं जब उसके पास, तो उसे कुछ लगता है कि कोई बात या कोई प्रावधान या लॉ में मान लीजिए ऐसा कोई प्रोविजन दिया है, प्रावधान दिया गया है जो जिसमें बहुत जो अनक्लियर है, जिसको समझ में नहीं आता, लोग जब पढ़ते हैं तो उनको कंफ्यूजन हो जाती है। तो जुडिशरी ने जो इंटरप्रिटेशन दिया उस लॉ के प्रावधान के रिगार्डिंग, जिसके रिगार्डिंग कंफ्यूजन थी, तो उस इंटरप्रिटेशन यानी कि उस व्याख्या को ही माना जाएगा। और जब जुडिशरी कोई अपना डिसीजन सुनाती है और वो बहुत लीगल होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के हिसाब से होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होता है, तो उसे लॉ नहीं कहते बेटा, वो प्रेसिडेंट होता है, वो जजमेंट होता है। ठीक है, ठीक है, लॉ उसे नहीं कहते हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है जसवाल? ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़ सकता हूं मैं? चलो, आई एम मूविंग अहेड नाउ। डॉक्टर जॉन ऑस्टिन ने जो डेफिनेशन दिया था लॉ का, बहुत सिंपल से दिया था, लॉ इज अ कमांड ऑफ द सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। क्या कह रहा है? बहुत ही एक लाइन का ये डेफिनेशन है, बट इट इज टू डीप। ठीक है, कह रहा है कि कानून जो है वो सॉवरेन का कमांड है और उस कमांड के पीछे सैंक्शन का बैकिंग है। नहीं समझे? नहीं समझे? मैं समझाता हूं। यहां पर जो सॉवरेन वर्ड जॉन ऑस्टिन ने यूज किया है, उसका मतलब हुआ स्टेट। क्या हुआ? स्टेट। क्या मतलब हुआ बच्चों? स्टेट। जो सैंक्शन का मतलब हुआ, उसका मतलब हुआ पनिशमेंट और पेनाल्टी। समझे? जॉन ऑस्टिन ने कहा कि लॉ कमांड है सॉवरेन का, यानी कि स्टेट का, जिसको बैकिंग किसकी है? सैंक्शंस की, पनिशमेंट्स की, पेनाल्टीज की। जॉन ऑस्टिन के अगर डेफिनेशन को मैं आपको समझाऊं तो वो कहते हैं कि स्टेट ने जो कहा है वही अपने आप में लॉ है, और जो उन्होंने कहा है उसको किसका सपोर्ट है? पनिशमेंट का और पेनाल्टीज का। मतलब अगर सॉवरेन ने यानी कि स्टेट ने
कमांड दिया है कुछ करने के लिए या किसी तरह रहने या करने के लिए या समझने के लिए, सुनने के लिए, तो उसको आपको सुनना करना ही पड़ेगा। और अगर आप नहीं सुनते हो, करते हो जैसा स्टेट ने कमांड किया है, तो पनिशमेंट इज रेडी फॉर यू, पेनाल्टीज इज रेडी फॉर यू। ठीक है, समझ में आया? सॉवरेन मतलब स्टेट, सैंक्शन मतलब पनिशमेंट, पेनाल्टीज। ठीक है, बहुत फेमस ये जो डेफिनेशन है लॉ का, बहुत बहुत फेमस डेफिनेशन है, और एक लाइन का डेफिनेशन अच्छे से याद हो जाएगा। लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। ठीक है, इट्स सुओ मोटो जजमेंट। धवन, सुओ मोटो का मतलब क्या समझते हो? सुओ मोटो का मतलब होता है खुद से किसी चीज को संज्ञान लेना। मतलब सुप्रीम कोर्ट जब बहुत कोई मामला चलता है, बहुत गंभीर हो जाता है, देश में बहुत स्प्रेड हो जाता है, बहुत फैल जाता है, तो कई बार सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उस मामले को, भले से किसी ने कोई पिटीशन नहीं डाला सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक पॉलिसीज के लिए वो खुद से ग्रैब कर लेती है उस मामले को और कहती है कि अब वो मामला हम सुनाएंगे। इसको कहते हैं सुओ मोटो कॉग्निजेंस। सुओ मोटो वो नहीं होता है कि जिसमें जुडिशरी कोई जजमेंट दे देती है तो उसे सुओ मोटो कहते हैं, ऐसा नहीं है बेटा। हाँ, यस 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 अर्जुन, यस। ये सॉवरेन मींस स्टेट, अंडरस्टैंड? यस, स्टेट मींस कंट्री। और ये जो जॉन ऑस्टिन ने सॉवरेन वर्ड यूज किया, इसका मतलब भी स्टेट हुआ, अंडरस्टैंड? अर्जुन ठीक है? आगे बढ़ूं? चलो। नाउ एचएलए हार्ट, एचएलए हार्ट भी एक बहुत प्रोमिनेंट स्कॉलर थे। उन्होंने जो लॉ की डेफिनेशन दी थी, उन्होंने कहा कि लॉ इज अ यूनियन ऑफ प्राइमरी रूल्स, रूल्स ऑफ कंडक्ट एंड सेकेंडरी रूल्स, रूल्स ऑफ रिकॉग्निशन, चेंज एंड एडजुडिकेशन। लॉ क्या है? एक यूनियन है। मतलब इन्होंने कहा लॉ यूनियन है प्राइमरी और सेकेंडरी रूल। प्राइमरी रूल का मतलब उन्होंने कहा रूल्स ऑफ कंडक्ट। रूल्स ऑफ कंडक्ट में कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे कि आपको किस तरह, अगर कोई चटा मारता है तो आपको क्या करना है, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आपको क्या करना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीजें रूल्स ऑफ कंडक्ट में आ गई। सेकेंडरी रूल्स, रूल्स ऑफ रिकॉग्निशन, रूल्स ऑफ चेंज, रूल्स ऑफ एडजुडिकेशन, ये सारी चीजों का जो यूनियन है उसे लॉ बताया है एचएलए हार्ट ने। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े। अंश, धवन, अर्जुन, आगे बढ़े बच्चों। कैफ, चलो। अगर आपके रिस्पॉन्सेस थोड़े तेज होंगे ना बच्चों, तो मैं भी थोड़ा तेजी से पढ़ा पाऊंगा आप सभी को। अभी भी देखो कोई कमेंट नहीं आया। ओके धवन, धवन का आ गया। चलो, नाउ वर्किंग लीगल डेफिनेशन। वर्किंग लीगल डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ कि जनरल डेफिनेशन क्या होता है जो लेमैन लैंग्वेज में लोग बोलते हैं। ठीक है, मैं बताने जा रहा हूँ। लॉ इज एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म थ्रू व्हिच द स्टेट रेगुलेट्स राइट्स, ड्यूटीज, लायबिलिटीज एंड पावर्स टू मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड जस्टिस। क्या कह रहा है कि लॉ एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा मेथड है जिससे स्टेट क्या करती है, रेगुलेट करती है, चलाती है राइट्स को, ड्यूटीज को, मतलब राइट मतलब हक, ड्यूटी मतलब आपका कर्तव्य, लायबिलिटी मतलब आपकी जिम्मेदारी, और पावर टू मेंटेन, पावर मतलब शक्ति। और ये सब सारी चीजें रेगुलेट स्टेट इसलिए करती है लॉ के थ्रू, जिससे कि वो सोसाइटी में ऑर्डर और जस्टिस को क्या कर सके, मेंटेन कर सके, समाज में शांति भी हो और लॉ भी मेंटेन रहे, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहे। समझ में आ रहा है? जो चीजें जैसे चल रही हैं वैसे शांति से एमिकेबली चलती रहे, उसके लिए स्टेट लॉ बनाती है। ठीक है,
चलो बेटा, ये जो लीगल बेसिक, अच्छा बताओ, ये एलएलबी 3 ईयर के लिए भी है, एलएलबी 5 ईयर के लिए भी है, ठीक है। एलएलबी में आप लॉ ही तो पढ़ने जाते हो, तो अगर आप लॉ का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो तो इट्स अ वेरी obvious question, it is a very obvious thing that you are going to study basic law. What I am doing here, I am teaching you the basic principles, the basic concept of law, and you are asking me a bullshit question that it is the class of LLB 3 year or 5 year. This is not acceptable, and this is not expected from you, Subham. Yes, this is the class for LLB 3 and 5 year. ठीक है शुभम? Is it clear to you? हाँ ठीक है, अंश में कर दे रहा हूँ, अंडरस्टैंड। पिछला वाला पेज या फिर यही मैं ये जो डिफिनेशन बताया हूँ अभी वो वाला, अंश बताओ। अंश, ये मेरे को रिपीट करना है या फिर ये वाला पेज? ये वाला, अंडरस्टैंड। देखो बेटा, जॉन ऑस्टिन का समझ में आया था? जॉन ऑस्टिन का डिफिनेशन समझ में आया था? देखो, जॉन ऑस्टिन ने बेटा, हम दोनों समझाए थे। जॉन ऑस्टिन ने ये कहा था कि लॉ क्या है? स्टेट। सॉवरेन का मतलब इन्होंने बोला था स्टेट। सॉवरेन का मतलब हुआ स्टेट, स्टेट मतलब कंट्री, ठीक है। स्टेट मतलब राज्य मत समझना प्लीज, ठीक है। स्टेट मतलब कंट्री। जॉन ऑस्टिन ने बोला था कि लॉ क्या है? कमांड है स्टेट का, और उस कमांड को जो नहीं मानते हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगते हैं। सैंक्शन मतलब पनिशमेंट्स हो गया, पनिशमेंट्स हो गई। सैंक्शन मतलब पेनाल्टीज हो गई, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आ गया? ठीक है। अब नहीं, जॉन ऑस्टिन ने कहा लॉ इज द कमांड ऑफ स्टेट which are backed by sanction. Sanction means punishment and penalties. इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है कि स्टेट जो कह रही है, अगर समाज में कोई एक व्यक्ति नहीं करता है या कोई भी व्यक्ति नहीं करता है, उसको स्टेट की बात नहीं मानता है, तो उसके ऊपर पनिशमेंट और पेनाल्टीज इंपोज करती है स्टेट। सिंपल। नाउ एचएलए हार्ट ने क्या कहा कि लॉ क्या है बेटा? प्राइमरी रूल्स और सेकेंडरी रूल्स का यूनियन है। अब प्राइमरी रूल्स में बेटा रूल्स ऑफ कंडक्ट आते हैं। रूल्स ऑफ कंडक्ट मतलब कि सोसाइटी में कोई एक इंडिविजुअल को कैसे रिएक्ट करना है, कैसे एक दूसरे से आपको अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना है, ये सब बेटा कंडक्ट में आता है, रूल्स ऑफ कंडक्ट में आता है। सेकेंडरी रूल्स में क्या उन्होंने बताया? रूल्स ऑफ रिकॉग्निशन। रूल्स ऑफ रिकॉग्निशन मतलब क्या हुआ बेटा कि कैसे हमको लॉज को रिस्पेक्ट करना है, उसका उसकी वैल्यूज को समझना है। रूल्स ऑफ चेंज एंड एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन का मतलब होता है कि कैसे कोर्ट जो है किसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगी, ये सारी चीजें लॉ बताता है। कैसे कोई चीज बदलेगी ये भी लॉ बताता है। ये लॉ बताता है कि किस सिद्धांत को मानना है, किस सिद्धांत को नहीं मानना है, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीजों को का जो मिक्सचर है, जो मिक्सिंग है, उसी को एचएलए हार्ट ने बोला है लॉ। Law is a union of primary and secondary rules. Primary rules involves conduct, rules of conduct, and secondary rules. Secondary rule involve rules of recognition, rules of change, and rules of adjudication. Adjudication मतलब होता है बेटा deciding a case या deciding a dispute by a court. ठीक है, ये सारी चीजें कौन बताता है? आपका लॉ बताता है। समझ में आया? ये वाला डेफिनेशन समझ में आया था सबको? बताओ जल्दी, 1 घंटे की लाइव क्लास है। मजा आ रहा है? पहले बताओ मजा आ रहा है कि नहीं? मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ? मैं आप लोगों से मांगता हूँ, रेट कर मांगता हूँ, तो ठीक पढ़ा रहा हूँ? समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ता हूँ। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लॉ। देखो बेटा, लॉ अगर लॉ है तो वो क्यों लॉ है? कानून अगर कानून है तो वो कानून क्यों है?
मतलब एक कानून के अंदर कौन कौन से स्पेशल इंग्रेडिएंट या क्या क्या चीज होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए किसी एक चीज में, तब वो जाकर के कानून बनता है, ये हम बताएंगे एसेंशियल एलिमेंट्स में। ठीक है, ठीक है। A rule becomes law only when it has authority. अच्छा एक बात बताइए, एक नियम ही तो होता है जो कानून बनता है, यस और नो? यस। तो एक रूल कब लॉ बन जाता है, उसके लिए ये 5 चीजें होना बहुत जरूरी है। When a rule becomes law, and for this purpose, these 5 points must be present in a rule, and these 5 points are: पहला है अथॉरिटी, मैंने क्या बोला, मेड और रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट। वो जो रूल है जो लॉ बनना चाह रहा है उसको पहले स्टेट रिकॉग्नाइज करे। दूसरा यूनिवर्सलिटी, यूनिवर्सलिटी मतलब क्या है कि कोई एक ऐसा रूल ना हो भैया कि सिर्फ हिंदू कम्युनिटी पे लग रहा है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि सिर्फ बॉम्बे वाले पे लग रहा है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि सिर्फ 150 लोगों पे ही लग पा रहा है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि सिर्फ एक मोहल्ले तक ही सीमित रह जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। द रूल मस्ट बी यूनिवर्सल इन नेचर। यूनिवर्सल मतलब कि सारे लोगों पर अप्लाई हो, अप्लाइज यूनिफॉर्मली। डू यू गेट इट? तीसरा है ऑब्लिगेशन, मैंडेटरी कंप्लायंस। कोई ऐसा रूल हो, रूल जब लॉ बनता है तो उसकी कंप्लायंस, कंप्लायंस मतलब होता है बेटा फॉलो करना, ओबे करना, एक्नॉलेज करना। कंप्लायंस मतलब होता है बेटा, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। कंप्लायंस, कंप्लायंस मींस फॉलो करना और ओबे करना। समझ में आ रहा है? देखिए कंप्लायंस है लिखा हुआ ना, मैंडेटरी कंप्लायंस, तो मैंडेटरी है फॉलो करना रूल को, अगर तो वो लॉ बनता है। ठीक, समझ में आ रहा है? नाउ सैंक्शन, कॉन्सिक्वेंसेस फॉर वायलेशन, और अगर उस रूल को कोई वायलेट करता है, उसको नहीं मानता है, तो उसके लिए पेनाल्टीज और पनिशमेंट भी हो। पांचवा होता है सबसे लास्ट, इन्फोर्समेंट, कोर्ट और लीगल मशीनरी। मतलब उस रूल को, वो जो रूल लॉ बनना चाह रहा है, वो रूल इन्फोर्स भी हो रहा है, लागू भी हो रहा है, लागू भी किया जा सकता है या कर रही है कोर्ट, तभी वो लॉ माना जाता है। मतलब बेटा इन पांचों में से कोई अगर एक चीज भी गायब है किसी रूल में से, तो वो लॉ नहीं बन सकता। एक रूल लॉ तभी बनता है जब वो अथॉरिटेटिव होता है, यानी कि स्टेट उसको रिकॉग्नाइज करती है, स्टेट उसे बनाती है, उसे लॉ को लॉ की तरह फॉर्मुलेट करती है। एक रूल लॉ तभी बनता है जब उसका नेचर यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सलिटी होती है उसमें, अंडरस्टैंड, जब उसमें यूनिवर्सलिटी होती है। एक रूल लॉ तभी बनता है जब उसका कंप्लायंस मैंडेटरी होता है, ऑप्शनल नहीं होता है। कि अगर रूल कोई लॉ बन गया, कोई रूल है उसको लॉ, वो लॉ बन गया, तो उसका जो फॉलो है, उसको जो फॉलो करना है वो ऑप्शनल नहीं है कि भैया आप नहीं, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल है सोसाइटी में, इनको ये रूल फॉलो नहीं करना है, बट दैट वो जो पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको ये फॉलो करना है। इट इज नॉट पॉसिबल। A rule, if a rule want to become a law, it has to be mandatory compliance। ठीक है, उसको सबको ही फॉलो करना होता है। चौथा है सैंक्शन। मान लीजिए मैंने आपको कोई नियम बता दिया, मैंने कहा कि कल से जो टाइम पर नहीं आएगा, 8 बजे मेरी लाइव क्लास होती है लॉ लीगल बेसिक लीगल एजुकेशन की, अगर नहीं आएगा तो अच्छा नहीं होगा, बुरा होगा। तो ये क्या है, इसमें तो कुछ नहीं। लेकिन अगर मैंने कहा कि अगर कोई टाइम से 8 बजे नहीं आया मेरे क्लास में, और अगर उसने एलयू अपडेट में जो प्रोग्राम लिया है उसमें अपने दोस्तों को इनरोल नहीं करवाया, तो उसके लिए 6 महीने की जेल है। अब मुझे बताओ कि जो मैंने पहले बोला था कि अगर कोई 8 बजे मेरे क्लास में प्रॉपर्ली नहीं आएगा, इसको शेयर नहीं करेगा, तो उसके साथ बुरा होगा। अब ये जो मैं कह रहा हूं कि अगर वो 8 बजे नहीं आता है टाइम से, तो उसको 6 महीने जेल होगी। दोनों में कितना फर्क है? बहुत फर्क है। एक मैंने सैंक्शन लगा दिया, मतलब एक पेनाल्टी या पनिशमेंट मैंने इंपोज कर दी, दूसरे पे मैंने कुछ नहीं किया। तो क्या चांसेस हैं कि जिसमें मैंने 6 महीने की जेल बताई है उसमें लोग फॉलो कर दे, लेकिन जिसमें मैंने कोई पेनाल्टी, कोई पनिशमेंट नहीं बताई है, उसको लोग फॉलो ना करें। तो द फोर्थ थिंग दैट has to be present in a rule if the rule want to become law,
इफ अ स्टेट वांट टू मेक अ रूल इनटू लॉ, तो सैंक्शन यानी कि पनिशमेंट या पेनाल्टी होना बहुत ही जरूरी है। अगर कोई कानून है उसमें कोई पनिशमेंट नहीं दिया गया है तो उसको लोग फॉलो ही नहीं करेंगे। ठीक है। पांचवा इन्फोर्समेंट। चलो, कानून भी है, मतलब स्टेट ने कानून बना भी दिया, वो कानून जो बनाया स्टेट ने वो सब पर लागू भी हो रहा है। तीसरा, लोग उसको कंप्लायंस भी कर रहे हैं, उसको फॉलो भी कर रहे हैं। चौथा, उसको उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, उसका जो परिणाम है, अगर उस लॉ को कोई नहीं मानता है तो उसका जो रिजल्ट है उसका पनिशमेंट बता दिया गया है। लेकिन उसका इन्फोर्स नहीं किया जा रहा है, मतलब जो कानून ने कह रही है, जो कानून की किताब जो बात कह रही है उसको लागू ही नहीं किया जा रहा है, तो क्या लॉ रूल कभी लॉ बन सकता है? नहीं बेटा। तो इस पूरे पांचों पॉइंट का क्रक्स बेटा मैं आप सभी को बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए कि एक रूल को जब लॉ बनना होता है तो उसको ये पांचों क्वालिटी या पांचों एसेंशियल एलिमेंट पजेस करने होते हैं। मतलब एक रूल जब लॉ बनता है तो उसके अंदर ये पांचों क्वालिटी, पांचों एलिमेंट्स होने जरूरी हैं। if these five elements is not present in a rule could not become a law। लॉ तभी बनता है जब ये पांचों होते हैं, एक साथ होते हैं। अगर इसमें से कोई एक भी गायब हुआ ना बच्चों, तो वो लॉ नहीं रह जाता है। समझ में आया? इतना समझ में आया बच्चों? इतना समझ में आया? बताइए कितने लोग को समझ में आया? भाई सर कोई रूल पार्लियामेंट से अलाउ कर रहे मगर ऑब्जेक्शन कर रही जुडिशरी, तो बेटा जुडिशरी किस आधार पर ऑब्जेक्शन कर सकती है? मैंने अभी आपको बताया ना कि जुडिशरी सिर्फ और सिर्फ इस आधार पर कर सकती है कि ये जो आपने रूल बनाया है, रूल नहीं पहले तो लॉ बोलो, लॉ बनाया है वो संविधान के खिलाफ है, तब जुडिशरी ऑब्जेक्शन कर सकती है। ठीक है? ठीक है अंश? यस सर, गॉट इट वेरी वेल अर्जुन। ठीक है, ठीक है। अच्छा चलो, मुझे एक मैं क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से। चलो ठीक है, मैं पूछ रहा हूं कि अगर लेट्स से पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया लेकिन उसके लिए कोई पनिशमेंट, कोई पेनल्टी ही नहीं बताई है, तो क्या वो जो लॉ है वो सच में लॉ माना जाएगा? बताओ बताओ बताइए। अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया लेकिन उस लॉ में जो बातें कही गई हैं उसको मनवाने के लिए या उसको मैंडेटरी करने के लिए कोई पनिशमेंट या कोई पेनल्टी जैसी बात पार्लियामेंट ने नहीं की है, तो क्या उस लॉ का कोई मतलब रह जाएगा? क्या उसको कोई फॉलो करेगा? अर्जुन सिंह नो, शुभम नो, अनफेशवाल नो, धवन नो। यस, वेरी वेल बच्चों, नहीं रह जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन और है, इन पांचों में से मान लीजिए मैंने किसी एक एलिमेंट को गायब कर दिया किसी लॉ में से, तो क्या वो लॉ का कोई वैल्यू रहेगा? बताइए। लॉ माना जाएगा मगर उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अर्जुन, वेरी गुड अंश। यस, अगर इन पांचों एलिमेंट में से if from these 5 points, if from these 5 elements, if one of the elements is not present in a law, that law become worthless in the society। Understand? अर्जुन सिंह कह रही है अगर कोई लॉ का वायलेशन करता है तो उसके लिए पनिशमेंट या पेनाल्टी होना बहुत ही जरूरी है। यस यस, ये वाला बोर्ड बंद कर दो, नहीं रहेगा। यस, वाओ बच्चों, वेरी गुड। अब चलो, अब आप लोग से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में अगर मजा आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, आप अपने पड़ोसियों से बताइए कि भैया अगर आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है तो एलयू अपडेट एप्लीकेशन का जो प्रोग्राम चल रहा है, एलयू का एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए उससे जुड़िए, और वहां टीचर्स बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। तो ये काम आपको करना है और इस क्लास को शेयर करते रहिए। आगे बढ़े। आगे बढ़े। सब पर यूनिवर्सिटी तो कई स्पेशली कम्युनिटी बेस्ड लॉज में होती,
बेटा वो पर्सनल लॉज होते हैं। जैसे आप मुस्लिम्स के लिए अलग पर्सनल लॉज है जिसमें उनकी शादी, उनका हर चीज डिसाइड होती है, वाइफ का डाइवोर्स कैसे होगा। हिंदूज के लिए अलग है, वो पर्सनल लॉज हो गए। ठीक है, ठीक है, मैं जनरल लॉज की बात कर रहा हूँ। अब जैसे बेटा आईपीसी आप जानते हो, सीआरपीसी आप जानते हो, तो ये बेटा जनरल लॉज है। ये किसी एक धर्म या किसी एक कम्युनिटी पर लागू नहीं होते, सभी लोगों पर लागू होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। हाँ, आगे ये लाइन क्या लिखी है कि बिना इन सारे एलिमेंट्स के एक जो रूल होता है वो सिर्फ और सिर्फ नैतिकता बनकर रह जाता है, वो एक कस्टम बन के रह जाता है, एक सोशल नॉर्म बन के रह जाता है, लॉ कभी नहीं बनता। अच्छा हाँ, एक बात और मैं आपसे कहता हूं कि आप लोगों में से सभी लोग के घरों में कुछ ना कुछ कस्टम, कोई ट्रेडिशन, कोई प्रैक्टिस होगा। जैसे बहुत लोग बृहस्पतिवार को सरसों का तेल नहीं यूज करते हैं, या फिर पीला चीज पहनते हैं। मंगलवार को कोई लोग बजरंगबली के दर्शन करने जाते हैं, या बहुत ऐसे सारी चीजें प्रैक्टिसेस हैं। तो क्या ये जो रूल है बेटा, ये रूल क्या बेटा ये सबको फॉलो करना जरूरी है? नहीं, ये बेटा ऐसा रूल है जिसको लॉ ने स्टेट ने माना नहीं है, जिसको ना फॉलो करने पर कोई सजा नहीं है, जिसको इन्फोर्स करने यानी कि जिसको लागू करने के लिए भी कोई कोर्ट नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो वो क्या है बेटा, एक कस्टम है, एक सोशल नॉर्म है। ठीक है, तो जब एक रूल में ये पांचों एलिमेंट में से कोई एक भी गायब हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ सोशल नॉर्म और कस्टम बन करके रह जाता है, और हम सबको पता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कोई फॉलो करता है, कोई नहीं करता है, बट लॉ इज कंप्लीटली डिफरेंट। ठीक है, now what is the purpose of law? What is the purpose of law? Law is not merely punitive, its purpose is broader, structural civilization. मैं आप सभी से पूछता हूं कि कानून का पर्पस क्या है, मतलब उसका उद्देश्य क्या है, बताओ। चलो कोई बताएगा? someone please, someone please। What is the purpose of law? आपके हिसाब से लॉ का उद्देश्य क्या है? किसी को नहीं पता? अरे कुछ भी बता दो, जो आपके मन में आ रहा वही बताओ। To ensure order in the society. Someone else? Someone else? एक हर चीज एक रूल पर, ताकि हर चीज एक रूल पर चल सके। मुसर्रत फातिमा, ठीक है। और अर्जू सिंह हंस, व्हाट अबाउट यू? आपको क्या लगता है कि कानून का उद्देश्य क्या है? कानून का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है? चलिए बताइए। धवन और फातिमा, आपने बहुत अच्छा, बहुत ही परफेक्ट आंसर दिया है। अब अंश और अर्जू बताएं और सारे लोग बताएं। दो लोगों का ही सिर्फ अभी जवाब आया है और जुड़े हुए हैं 7 लोग। नियम तहत रहे लोग, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं बताता हूं, लॉ इज नॉट मेरली प्यूनिटिव। बेटा कानून सिर्फ और सिर्फ सजा देने के लिए नहीं बनाई गई है, इस चीज को तो दिमाग में बैठा लो। ठीक है, इट्स पर्पस इज ब्रॉडर, इसका जो उद्देश्य है ये बहुत ब्रॉड है, स्ट्रक्चरल है और सिविलाइजेशनल है। ठीक है, कहीं पर ये लॉ देखे हो कि भैया देखो कितना घिनौना घिनौना काम हो जाता है, रेप जैसे अपराध में जो कितना घिनौना और निकृष्ट अपराध है, उसमें भी उस रेपिस्ट को एक वकील दिया जाता है, वकील उसकी तरफ से लड़ता है। हम लोग के अंदर क्या होता है, मार दो, काट दो, फांसी लगा दो, बीच रास्ते पे गोली मार दो। लेकिन लॉ क्या ट्रीट करता है बेटा, लॉ हमें सिविलाइजेशनल तरीके से सजा देता है, मतलब ऐसे जंगल राज की तरह कभी भी सजा नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो लॉ प्यूनिटिव नहीं है, मतलब पनिशमेंट सिर्फ देने के लिए लॉ नहीं बनाया गया है। ठीक है, चलो अब हम एक एक करके पर्पस को समझेंगे लॉ के। पहला कहता है मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर।
जो किसने बताया था? धवन ने। धवन ने ये पहला जो ये है, इसको हमको लगता है देख के बताया हो क्या धवन? ये पहला वाला पढ़ के बताया हो क्या? चलो, मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर मतलब समाज में सारी चीजें नियम के तहत चल सके, सब कुछ एकदम ऑर्डर में चल सके, कोई भी चीज इम्बैलेंस ना हो, सब कुछ बैलेंस्ड हो, इसलिए बनाया गया है लॉ। ठीक। द फोरमोस्ट पर्पस, फोरमोस्ट मतलब पहला, फोरमोस्ट पर्पस ऑफ लॉ इज टू प्रिवेंट केओस एनार्की। जो पहला बेटा उद्देश्य है कानून का वो ये है कि समाज में, देश में केओस, केओस मतलब क्या होता है कि कोई एक दूसरे को मार रहा है, जो कमजोर है उस पर मजबूत इंसान राज कर रहा है, उसका शोषण हो रहा है, ये चीजें ना हो, यही सबसे पहला उद्देश्य है कानून का। ठीक है। एनार्की का मतलब होता है बेटा तानाशाही ना चल सके। ठीक है, तानाशाही, डिक्टेटरशिप ना रहे। ठीक है, कि जो मजबूत है वो कमजोर को परेशान कर रहा है और कमजोर जो है वो शोषण हो रहा है जो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है सोसाइटी में उससे, ये चीजें ना हो सके, यही फोरमोस्ट जो है पर्पस है लॉ का। ठीक है। विदाउट लॉ देयर वुड बी नो प्रेडिक्टेबल बिहेवियर, विदाउट लॉ फोर्स वुड रिप्लेस रीजन, सोसाइटी वुड कोलैप्स इनटू डिसऑर्डर। अगर लॉ नहीं होगा बेटा तो बिहेव नहीं कर पाएंगे लोग एक दूसरे से, कैसे बिहेव। आज बेटा हर कोई व्यक्ति कानून से बिगड़ता है। आज सबको पता है कि अगर मैं इसका हाथ पैर तोड़ दूंगा तो कल को मेरे खिलाफ एफआईआर हो जाएगा और मैं अरेस्ट हो सकता हूँ, मुझे कई महीनों की सजा हो सकती है, कई साल की सजा हो सकती है। ठीक है, तो वो चीजें गायब हो जाएंगी। फोर्स वुड रिप्लेस रीजन। ठीक है। तीसरा, सोसाइटी वुड कोलैप्स इनटू डिसऑर्डर। समझे? चलो, ये समझ में आ गया, पहला पर्पस समझ में आ गया लॉ का। अच्छा धवन, नहीं नहीं ठीक है धवन नहीं ठीक है धवन, तुमने अच्छा जवाब दिया था पहला नहीं दिख रहा था। ठीक है, मैं तो बस ऐसा पार्ट ऑफ जोक था। ठीक है धवन, वेरी गुड। रूल ना कर सके 1%। ठीक है, हाँ सही है। ठीक है, क्या ये समझ में आ गया? पहला पर्पस समझ में आ गया। द फर्स्ट पर्पस ऑफ द लॉ सबको क्लियर है? क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले पर्पस पे। थॉमस हॉब्स ने डिस्क्राइब किया इस कंडीशन को एज अ लाइफ वुड बी सॉलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रूटिश एंड सॉर्ट। लॉ क्रिएट्स प्रेडिक्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इन सोशल रिलेशंस। मतलब समाज में, थॉमस हॉब्स एक फिलोसोफर थे जिन्होंने बोला कि लाइफ सॉलिटरी हो जाती है, पुअर हो जाती है, नास्टी हो जाती है, ब्रूटिश हो जाती है, सॉर्ट हो जाती है अगर लॉ नहीं होता है। अगर लॉ नहीं होता है, कानून नहीं होता है, तो लाइफ में सारी चीजें बेकार हो जाती हैं। लॉ क्रिएट्स प्रेडिक्टेबिलिटी, कानून प्रेडिक्टेबिलिटी को क्रिएट करता है, स्टेबिलिटी लाता है समाज में, और समाज में जो सामाजिक चीजें चल रही हैं उसमें कंटिन्यूटी लाता है। ठीक है ठीक है। दूसरा जो हमारा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लॉ इंश्योर्स फेयर रेजोल्यूशंस ऑफ डिस्प्यूट, इम्पार्शियल एडजुडिकेशन, इक्वल ट्रीटमेंट। दूसरा जो बेटा पर्पस है कानून का वो ये है कि जो डिस्प्यूट होते हैं समाज में, विवाद होते हैं दो व्यक्तियों के बीच में या ग्रुप ऑफ पर्संस के बीच में, उसको क्या कर सके बेटा, फेयर तरीके से उसको रिजॉल्व कर सके। फेयर मतलब कोई किसी की तरफदारी करके ना किसी विवाद को रिजॉल्व करे। मतलब अगर मान लीजिए दो व्यक्तियों के बीच में, एक मान लीजिए मेयर है उस सोसाइटी का या एक मान लीजिए कॉमन मैन है, तो उस व्यक्ति का पोजीशन देख करके उसको उसको लॉ, उसके ऊपर लॉ ना इम्पोज किया जाए, बल्कि उन दोनों व्यक्तियों को whether the position of such person is very high or not, उन दोनों व्यक्तियों को फेयरली ट्राई किया जाए, फेयरली ट्रीट किया जाए, इक्वल ट्रीटमेंट मिले सभी को। मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति, कोई अमीर व्यक्ति, ठीक है। अब देखिए ये तो लॉ है, बट ऐसा होता नहीं है, लेकिन जो लॉ कहता है वो तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा। आप वहां एग्जाम में अपना रियलिटी नहीं तो घुसेड़ नहीं सकते हो। ठीक है,
तो इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए सबका, इम्पार्शियल एजुकेशन होना चाहिए। इम्पार्शियल एजुकेशन मतलब होता है कि जो कोर्ट है वो डिस्प्यूट को, वो विवाद को ऐसे रिजॉल्व करे, ऐसे सॉल्व करे कि इम्पार्शियल होके करे, किसी एक की तरफदारी करके किसी भी विवाद को रिजॉल्व या सॉल्व ना करे, दोनों को इक्वली ट्रीट करे। ठीक है, ये दूसरा पर्पस है लॉ का। और इसकी हेडिंग जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जस्टिस को इंश्योर करना, सुनिश्चित करना। हाँ, बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया। दूसरा पर्पस ये है, जस्टिस अंडर लॉ हैज 3 डायमेंशंस। अब बेटा कानून के अंडर जस्टिस के 3 डायमेंशंस हैं। ठीक है, पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, फेयर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब 3 डायमेंशंस का मतलब क्या हुआ बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव, करेक्टिव और प्रोसीजरल जस्टिस। अब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए दो विक्टिम हैं, दो पीड़ित हैं, एक पीड़ित का दो तीन हड्डी टूट गई है और एक पीड़ित को बस हल्का सा खरोच आया है, लेकिन उन दोनों पीड़ितों को चोट पहुंचाया है एक ही व्यक्ति ने। अब कोर्ट उस व्यक्ति को दोषी पाती है, उसके ऊपर कहती है कि इन जो विक्टिम्स है, जो पीड़ित है, उनका जो इलाज का खर्चा है वो तुम दोगे। अब जिस विक्टिम की 3 हड्डियां टूटी हैं और जिस व्यक्ति को थोड़ा सा कट लग गया है, क्या उन दोनों का जो अमाउंट होगा मेडिकल वो सेम होगा? नहीं, जिसकी 3 हड्डी टूटी है उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, जिसको थोड़ा सा कट लग गया है उसको कम पैसे मिलेंगे। यही है आपका पहला डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। जब कभी कोई चीज एलोकेशन की बात आती है, किसी को कोई चीज बांटने की बात आती है, कोई चीज जब बांटी जाती है तब वहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कॉन्सेप्ट काम करता है। ठीक, फेयर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का अच्छे तरीके से ऑनेस्टली एलोकेशन ही डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है। समझ में आया इस एग्जांपल से? दूसरे पे आते हैं, करेक्टिव जस्टिस। करेक्टिव जस्टिस का मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को क्या किया, मार दिया, बहुत तेज, इतना तेज मारा कान का पर्दा उसका फट गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये गलती को रेड्रेस कर रहा है को, मतलब कि तुमने इतना तेज मार दिया कि उसके कान में पर्दा फट गया, ये तुम गलत किए। ठीक, ये है करेक्टिव जस्टिस, किसी चीज को करेक्ट करना, सही करना। प्रोसीजरल जस्टिस, प्रोसीजरल जस्टिस का क्या मतलब हुआ कि जब एक एफआईआर हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, चार्जशीट फाइल हो जाती है, तब ट्रायल शुरू होता है, उसके बाद इंक्वायरी के बाद कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है। ये मैं क्रिमिनल प्रोसीजर बता रहा हूँ, ट्रायल शुरू होता है, तो उस ट्रायल से लेकर के एट द एंड ऑफ द जजमेंट ऑफ दैट केस और दैट डिस्प्यूट, इन सभी के बीच में जो प्रोसीजर को अप्लाई किया गया है उस केस में, वो बेटा फेयर हो, पार्शियल नहीं हो, इम्पार्शियल। ठीक है, पक्षपात ना किया जाए प्रोसीजर में भी, इसी को प्रोसीजरल जस्टिस कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया सबको? देखिए 1 घंटे से ऊपर हो गई है हमारी लाइव क्लास, और मैं फिर से कल आप सभी से मिलूंगा 8 बजे, और आगे के जो पर्पसेस हैं मैं आप सभी को पढ़ा दूंगा कल। ठीक है, कल ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, और आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, और आगे अगले दिन आगे से शुरू करेंगे। मैं आप सभी को एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं बच्चों, कि जो भी आपके जानने में है, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं ना, उसको एलयू अपडेट के पर एक बार लाइए जरूर, उनको एक बार दिखाइए जरूर। ठीक है, इनको बताइए कि एलयू अपडेट, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी से बहुत जुड़ा हुआ है, वो जानता है कि हर साल कहाँ से कैसे एग्जाम पूछे जाते हैं, तो आपकी ड्यूटी है कि आप भी पढ़िए और दूसरों को भी क्रैक करवाइए। ठीक है, थैंक यू अंश, और इस क्लास को जितना शेयर कर पाइए उतना शेयर कीजिए। और अच्छा लगा क्या आप लोगों को? आज मजा आया? जो मैंने पढ़ाया समझ में आया आप सभी को? चलो बताओ। बताइए आप सभी, कैसा लगा इस क्लास में? अच्छा लगा? तो मैं कंटिन्यू करूं कल से?
अंश, अर्जू, धवन, फातिमा, कल से कंटिन्यू करूं मैं? सर आज फर्स्ट डे था इसलिए कम समझ आए। नहीं देखो शुभम, जब तुम कंटिन्यूअसली पढ़ते जाओगे ना तो समझ में आएगा बेटा, ठीक है? डोंट वरी अबाउट इट, आई एम हियर। और आप लोग मेरे को पर्सनल भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है? मैं आप लोगों को पर्सनली मैसेज के लिए कोई प्लेटफॉर्म दे दूं, बता दूं? बताओ। फर्स्ट क्लास ऑफ लीगल जनरल अवेयरनेस इज ट्रूली इंप्रेसिव। थैंक यू सो मच अर्जुन। आप लोग अगर बताइए तो मैं अपने इंस्टाग्राम को बता दूं जहां पर मैं आप सभी के क्वेश्चंस को रिड्रेस कर लूंगा। तो यहाँ पे लिख दूं? ओके, एक्चुअली वो मेरा चैनल है, ठीक है? वो मेरा लीगल चैनल है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ अभी। तो वो उसको आप लोग वहाँ पे आप लोग फॉलो कर लीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और वहाँ पर मैं आप सभी के क्वेश्चंस को भी इंटरटेन कर लूंगा, ठीक है? अगर ये शर्त मानी तो मैं बता दूं आप लोग को, आप लोग का भी सपोर्ट मेरे को मिल जाएगा। मैं आई राइट हियर? मैं अभी देखूंगा आप सभी का। ओके 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 ओके। ये मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम है, इसको सर्च कीजिए। समझ में आ रहा है? स्पेलिंग समझ में आ रहा है? बेटा इस पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, अंडरस्टैंड, एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू, ठीक है? इस पे आप लोग कर लीजिए, और कल हम लोग और अच्छे तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि देखो मेरा भी पर्सनल, आज मैं आपको अगर बताऊं तो आज मेरा पहला क्लास था, अंडरस्टैंड? तो मैं भी आपसे कनेक्टेड हो जाऊंगा तो और अच्छे से हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है? तो इसको फॉलो कर लीजिएगा और अपने फैमिली मेंबर में भी फॉलो करवा लीजिएगा, ठीक है? ओके, हाँ यस यस है आशुतोष इनसाइड, यस दोनों एक साथ है बेटा, स्पेस नहीं है, ठीक है? स्पेस नहीं है। चल इरेज कर रहा हूँ, ठीक है? गुड नाइट बच्चों। बाय बाय। ओके बाय बच्चों। अभी मैं आप सभी का फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूंगा, ओके बाय। नहीं जाऊं मैं? बाय बाय।